नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए जीके और जीएस की जो लगातार प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका जो सेट नंबर 4 है उसको यहां पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए आज की सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न सेलेक्टिव हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को आप सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है और इसमें से किस कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांग्रेस के सेशन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि कांग्रेस का वह कौन सा सेशन था, कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। अब ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, पहली बार हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम यह गाया गया था इसी कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा बाकी तीन भी आप ऑप्शन में अधिवेशन देख रहे हैं। इलाहाबाद अधिवेशन 1988, मद्रास अधिवेशन 1887, कलकत्ता अधिवेशन 1886। ये तीनों अधिवेशन के बारे में भी आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ये बात करते हैं इलाहाबाद अधिवेशन 1988 की। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो 1988 का जो इलाहाबाद अधिवेशन था यह चौथा कांग्रेस का अधिवेशन था तथा इसकी अध्यक्षता की गई थी जॉर्ज यूले के द्वारा। किसके द्वारा? तो जॉर्ज यूले के द्वारा जो है इस इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अब यह अधिवेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था यह। आप याद रखिएगा, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था कांग्रेस के अधिवेशन का। तो इसी कारण से यह आपका अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। वही मद्रास अधिवेशन 1887 की अगर हम बात करें तो यह कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता करी गई थी बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो आप याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है इस कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह करी गई थी। तथा बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिनके द्वारा कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता करी गई थी। आप याद रखिएगा, कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वहीं कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता का जो अधिवेशन था 1886 वाले या कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था तथा इसकी जो अध्यक्षता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको साथ में याद करते हुए चलने हैं। भारत से दास प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत से दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड एलन बरो के द्वारा जो है भारत से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, 1843 में जो है दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा एलन बरो के कार्यकाल में ही जो सिंध प्रांत था, आप याद रखिएगा, एलन बरो के ही कार्यकाल में जो सिंध प्रांत था इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। इसके बाद ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, चार्ल्स मेटकाफ। इसको क्या कहा जाता है? इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चार्ल्स मेटकाफ जो है कब से कब तक गवर्नर जनरल रहता है? तो 1835 से 1836 के मध्य चार्ल्स मेटकाफ जो है गवर्नर जनरल रहता है तथा इसको जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? जमशेदपुर शहर जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न है।
जमशेदपुर शहर जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी के तट पर आपको मिलेगा जमशेदपुर शहर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुवर्ण रेखा नदी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जमशेदपुर इसी के तट पर अवस्थित है तथा यह जो नदी है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और इसका जो उद्गम है छोटा नागपुर के पठार झारखंड से होता है। ये जो 4 नदियां आपके सामने दी गई हैं इनकी पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे स्वर्ण रेखा की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार झारखंड से, जमशेदपुर शहर इसके तट पर अवस्थित है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी सहायक नदियाँ कांची, रारू, करकारी और दुलांग, ये 4 इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा का महाबलेश्वर के निकट से महाराष्ट्र में इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियां हैं कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, इसकी जो है सहायक नदियां हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है कृष्णा। गोदावरी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी का जो उद्गम है यह त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पड़ेगा त्र्यंबकेश्वर, यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, प्रवरा, मानेर, मंजीरा, ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं गोदावरी की। जो गोदावरी रिवर है, जो गोदावरी नदी है, इसको जो है दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है तथा यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी भी इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है दामोदर नदी का, और इसे बंगाल का शोक हम कहते हैं। आप याद रखिएगा, बंगाल का शोक जो है दामोदर रिवर को, दामोदर नदी को कहा जाता है तथा अत्यंत प्रदूषित होने के कारण इसे हम जैविक मरुस्थल भी कहते हैं दामोदर नदी को। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, दुर्गम चरेऊ झील किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे दुर्गम चरेऊ झील की बात हो रही है, चेरू, यह झील जो है आपको किस राज्य में मिलेगी? तो दुर्गम चेरू, यह जो झील है आपको मिलेगी तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, तेलंगाना की यह इंपॉर्टेंट झील है। तेलंगाना में कुछ और झीलें हैं जैसे हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर। आप याद देखिएगा, हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, इसके अलावा दुर्गम चेरू, ये 4 इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो आपको मिलेंगी तेलंगाना में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं केरल में इंपॉर्टेंट झीलें कौन कौन सी हैं, इसको भी आइए देख लेते हैं। तो केरल की इंपॉर्टेंट झील आपकी हो जाएगी अष्टमुडी, एक तो हो गई आपकी अष्टमुडी झील हो गई। इसके बाद एक झील आपकी हो गई वेम्बनाद, वेम्बनाद झील भी जो है आपकी इंपॉर्टेंट झील है, कहाँ की? तो केरल की। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं मध्य प्रदेश में कौन सी इंपॉर्टेंट झील है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में लोअर लेक, भोजताल, ये 2 इंपॉर्टेंट झीलें। भोजताल को हम अपर लेक के भी नाम से जानते हैं। तो लोअर लेक और अपर लेक, ये 2 इंपॉर्टेंट झीलें हैं आपकी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। वहीं पंजाब की इंपॉर्टेंट झीलें कौन कौन सी हैं? तो हरीके, आप याद देखिएगा पंजाब की इंपॉर्टेंट झीलें कौन कौन सी हैं? तो एक हो गया हरीके हो गई, हरीके हो गई, इसके अलावा रोपड़ हो गई, रोपड़ हो गई, और इसके अलावा कंजली। ये जो है आपकी 3 इंपॉर्टेंट झीलें देखने को मिलेंगी कहाँ पर? तो पंजाब में। तो चारों राज्य जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे, यहाँ पे कौन कौन सी झीलें अवस्थित हैं मैंने आपको बता दिया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है यह किस मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान का जो टॉपिक है काफ़ी पसंदीदा टॉपिक है एग्जामिनर्स का। प्रत्येक प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं से जो 5 ईयर प्लान चलाया गया था उससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो 5 ईयर प्लान को आपको पढ़ना होगा ध्यान से। तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप याद रखिएगा पीसी महालनोबिस, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही जाएगा। इनका पूरा नाम था पीसी महालनोबिस। तो इसी मॉडल पर आधारित थी आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय काल कब से कब तक था? तो 1956 से 61। 1956 से 61 जो है इसका समय काल था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की भी स्थापना की गई थी। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखते हुए चलना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कि जो नाबार्ड है इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? फटाक से इसका जवाब दीजिए कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड कहते हैं, इसका जो मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कब? तो 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, तथा नाबार्ड को हम बोलते हैं, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल का बहाव निम्न में से किसकी सहायता से मापा जाता है? जो जल का बहाव होता है वह किसकी सहायता से मापा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। जल का बहाव किसकी सहायता से हम मापते हैं? तो क्यूसेक, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला दिया गया बिल्कुल सही जाएगा। क्यूसेक की सहायता से जो है जल का बहाव हम मापते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा सेल्सियस से हम ताप मापते हैं, और ल्यूमेन से हम क्या मापते हैं? तो ल्यूमेन से हम ज्योति फ्लक्स को हम ल्यूमेन की सहायता से मापते हैं। और टेस्ला की सहायता से क्या मापा जाता है? तो चुंबकीय प्रेरण का जो क्षेत्र होता है, चुंबकीय प्रेरण को जो है हम टेस्ला की सहायता से मापते हैं। और ल्यूमेन की सहायता से हम ज्योति फ्लक्स की जो मापन इकाई है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। वहीं क्यूसेक की सहायता से जल का बहाव मापा जाता है, और सेल्सियस की सहायता से ताप मापा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य किसका है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सितार का। आप याद रखिएगा, सितार का कार्य क्या होता है? सितार का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, सितार। तो आप याद रखिएगा। मोमबत्ती का कार्य क्या होता है? तो जो मोमबत्ती होती है यह जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। इसके अलावा माइक्रोफोन का कार्य क्या है? माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। वहीं जो लाउड स्पीकर यहाँ पे दिया गया है, लाउड स्पीकर जो है इसका कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका लाउड स्पीकर। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा जो आपके मित्र साथी SSC GD 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उन तक भी यह वीडियो पहुंचा दीजिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो जाए इस वीडियो का। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे ईंधन होगा, ईंधनों में से इसमें से कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम जो है पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण इसमें से कौन उत्पन्न करेगा? तो हाइड्रोजन करेगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जो हाइड्रोजन है यह सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका ए वाला यहाँ पे दिया गया है ना, बिल्कुल सही दिया गया है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें टोटल ऋग्वेद में आपको 10 मंडल मिलेंगे, 10 मंडल मिलेंगे। और ऋग्वेद में आपके सूक्तों की संख्या 1028 है। तो 1028 ऋग्वेद में सूक्त हैं और 10 जो हैं मंडल हैं ऋग्वेद में। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा। तथा ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्री कहते हैं। क्या? तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो ऋषि होता है उसको हम होत्री कहते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो आप याद रखिएगा, पाल वंश का एक इंपॉर्टेंट शासक था जिसका नाम था धर्मपाल। ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पाल वंश का इंपॉर्टेंट शासक था धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में और सोमपुरी बिहार की स्थापना करवाई गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धर्मपाल के द्वारा ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि गुलामगिरी जो नामक पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फुले। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है गुलामगिरी पुस्तक को लिखा गया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी गई है? दयानंद सरस्वती ने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है यह लिखी गई थी किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो आप याद रखिएगा। वहीं सुभाष चंद्र बोस की इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है? तो इंडियन स्ट्रगल। आप याद रखिएगा, इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है यह सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं भीमराव अंबेडकर की इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एक मूक नायक हो गई। भीमराव अंबेडकर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो मूक नायक हो गई और एक हो गया बहिष्कृत भारत। ये दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो भीमराव अंबेडकर की हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से रिलेटेड है? दल बदल कानून से रिलेटेड इसमें से कौन सी अनुसूची है आपसे पूछा जा रहा है। तो दल बदल कानून से रिलेटेड कौन सी अनुसूची हमारे भारतीय संविधान की है? तो आप याद रखिएगा, दल बदल कानून जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, तो इससे जुड़ी हुई हमारी अनुसूची है 10वीं। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा? दल बदल कानून से हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा। तथा दल बदल कानून से रिलेटेड जो यह 10वीं अनुसूची है यह किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। आप याद रखिएगा, जो 52nd अमेंडमेंट किया गया था, जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का, 1985 का, इसी के तहत जो है हमारे भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और आपको मिलेगा यह असम में। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, असम में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जर्मनी और पोलैंड के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा अवस्थित है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा अवस्थित है आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए कि जर्मनी और पोलैंड के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा अवस्थित है। तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा अवस्थित है? तो हिंडनबर्ग। आप याद रखिएगा, हिंडनबर्ग जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है यह जर्मनी और पोलैंड के मध्य आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को मैंने लिखा हुआ है जो आपसे पूछी जा सकती हैं, देख लीजिए। यहाँ पे रूस और फिनलैंड के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? रूस और फिनलैंड के मध्य मेन रहीम रेखा मिलेगी आपको देखने को। जर्मनी और पोलैंड के मध्य आपको हिंडनबर्ग रेखा मिलेगी। रेड क्लिफ रेखा आपको मिलेगी भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समानांतर रेखा अवस्थित है। मैगीनाट रेखा किसके मध्य है? तो मैगीनाट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के मध्य अवस्थित है। इसके बाद 49वीं समानांतर रेखा आपको मिलेगी अमेरिका और कनाडा के मध्य। अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा के मध्य 49वीं समानांतर रेखा अवस्थित है। और मैकमोहन रेखा जो आपकी है यह भारत और चीन के मध्य अवस्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने अवस्थित है, आपके सामने है, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था? बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश। तो बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आप याद रखिएगा, स्वीडन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जगह, जो स्वीडन है यह बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश था, पहला कंट्री था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है।
किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लीला सेठ। तो ऑप्शन आपका जो लीला सेठ ऑप्शन डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस राज्य में किया गया है? सरदार पटेल की यह सबसे ऊंची प्रतिमा है जो लगाई गई है गुजरात में, आप इसे याद रखिएगा, गुजरात में, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है जो गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में किए गए हैं आपसे पूछा जा रहा है। पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में आपको मिलेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंचायती राज से जुड़े जो प्रावधान है आपको मिलेंगे किस भाग में? और भाग 9 संविधान का जो है उसमें, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 9 का संबंध किससे है? तो भाग 9 का संबंध जो है पंचायती राज से रिलेटेड है। वहीं भाग 9 ए में आपको मिलेगी नगर पालिकाएँ, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म जो होता है ना, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में किसका प्रयोग हम करते हैं? तो सौर फोटो सेल का। किसका? तो फोटो सेल का जो इस्तेमाल होता है वो फायर अलार्म में होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फोटो सेल का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवाल भित्ति क्षेत्र में नहीं आता? प्रवाल भित्ति क्षेत्र यानी कि कोरल रीफ वाला जो एरिया होता है उसमें इसमें से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो इसमें से सुंदरवन वाला जो एरिया है इसको हम प्रवाल भित्ति क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखते, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, सुंदरवन वाला एरिया। बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, ये सभी जो एरिया हैं आपके प्रवाल भित्ति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सुंदरवन वाला जो एरिया है यह प्रवाल भित्ति क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही था। रूस की संसद को हम क्या कहते हैं? रूस की जो पार्लियामेंट है, रूस की जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? स्टैटिक जीके के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसी का यह प्रश्न है। तो रूस की जो संसद है उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूमा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही जाएगा, रूस की संसद को हम ड्यूमा कहते हैं, तो आप याद रखिएगा। वहीं मजलिस कहाँ की संसद है? तो ईरान की संसद को हम मजलिस कहते हैं। डायट कहाँ की संसद है? डायट जो है आपको मिलेगी जापान की संसद। इसके अलावा नेसेट कहाँ की संसद है? तो नेसेट जो है आपकी इजराइल की संसद को कहते हैं। यहाँ पे कुछ देश और उनके संसद का नाम लिखा गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। स्टैटिक जीके में ये टॉपिक कई बार पूछ लिया जाता है, विभिन्न देशों के संसदों के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उसी का यह पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा गया है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और यह जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसकी स्थापना 2005 में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी जो है इसके एग्जीक्यूटिव होते हैं तथा यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता तो यह आपका होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, लेकिन इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से इसका जवाब दीजिए कि आरबीआई जो हमारा केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो राष्ट्रीयकरण है किस वर्ष में किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोहरिक को किस वर्ष में दिया गया था? इंपॉर्टेंट है, देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किस वर्ष में प्रदान किया गया था, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो
दिया गया था 1969 में, यानी कि 1969 में। फिल्म जगत का यह सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो 1969 में पहली बार दिया गया था देविका रानी को। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या आप बता सकते हैं कि किस अभिनेत्री को हाल ही में, किस अभिनेत्री को, किस एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूना पैक्ट किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था? पूना पैक्ट किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया? तो पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट हस्ताक्षरित किया गया था। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी गई है आपके सामने। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। लास्ट के 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम एक ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? हिंदी भाषा के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था, किसे दिया गया था? तो हिंदी के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए, हिंदी भाषा के लिए जो पहला एक ज्ञानपीठ पुरस्कार था, यह दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को। किसको? तो सुमित्रानंदन पंत को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया था, 1968 में दिया गया था। इनकी रचना जो थी चिदम्बरा के लिए। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपको बताना है, इसको सुमेलित करना है, तो इसको फटाक से सुमेलित करने की कोशिश करिए आप। एक तरफ स्रोत हैं और एक तरफ अम्ल हैं, तो इसमें किसमें कौन सा अम्ल देखने को मिलता है? इसको आप फटाक से सुमेलित करिए। तो सिरका में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैंने कल या परसों वाले वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताया हुआ था, तो अगर आपने देखा होगा तो आसानी से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। तो सिरका में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप याद रखिएगा, सिरका में आपका एसिटिक अम्ल यानी कि ए का 1 हो जाएगा। इमली में आपका कौन सा हो जाएगा? इमली में आपका टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। तो इमली का क्या हो जाएगा? बी का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक होता है, यानी कि आपका सी का आपका 4 हो जाएगा, ऑक्जेलिक हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? संतरा में कौन सा हो जाएगा? संतरा में सिट्रिक एसिड हो जाएगा, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 3 4 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इमली में आपका इमली में क्या हो जाएगा? तो इमली में आपका जो होता है ना, इमली में आपका टार्टरिक हो जाएगा, इमली में आपका टार्टरिक हो जाएगा। और टमाटर में आपका ऑक्सैलिक होता है। इस प्रकार से लिखा था, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ऑक्सैलिक। तो यह जो एसिड होता है, यह जो अम्ल होता है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो यह आपको देखने को मिलेगा और टमाटर में। इसके अलावा संतरा में आपका कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल होता है? तो संतरा में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस प्रकार से साथियों, इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था जीके जीएस का SSC GD के लिए, उसको हमने समाप्त कर दिया है। यह सेशन कैसा लगा? अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।